स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है MIT ग्रुप के फाउंडिंग फादर विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को। आप जुड़े हुए हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरीज के वीडियो से। जैसा कि नाम से तात्पर्य है, विज्ञान में आकस्मिक खोज अक्सर आकस्मिक होती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अपने प्रयोगों को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं जिससे संयोग की संभावना बढ़ जाती है। विज्ञान में कई खोजें रोचक और सार्थक हैं, लेकिन एक गंभीर खोज इससे आगे जाती है। जो तथ्य खोजा गया है वो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हमसे तब तक छिपा हुआ है जब तक कोई वैज्ञानिक उसके रहस्योद्घाटन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं करता है। यदि आप चारों ओर देखते हैं तो जिन घरों में हम रहते हैं, जिन स्कूल में हम जाते हैं, जिन ऑफिसेस में हम काम करते हैं, उनमें सब एक बात समान है, ये सभी कंक्रीट से बने होते हैं जिनमें सीमेंट होता है। तो क्या सीमेंट और कंक्रीट एक ही चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भवन निर्माण में निर्माण सामग्री के रूप में कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, जिसमें बजरी और पेस्ट होता है, और ये पेस्ट पानी और सीमेंट के मिश्रण से बनता है। सीमेंट लाइमस्टोन और क्ले का मिश्रण है, इसलिए सभी कंक्रीट तो सीमेंट से बने होते हैं, लेकिन सीमेंट में कंक्रीट नहीं होता है। तो आइए डालते एक नजर सीमेंट के आविष्कार की एक बहुत ही रोचक पृष्ठभूमि की कहानी पर, जो ग्रीस के मेडिटेरियन सी में बसे क्रेते आइलैंड में शुरू हुई। क्रेते आइलैंड के सुएज के फर्श में कंक्रीट के कच्चे रूप का प्रमाण मिला था, जिसमें मिट्टी और वोल्केनिक ऐश का इस्तेमाल किया गया था। कंक्रीट शब्द लैटिन शब्द कंक्रीटस से आया है, जिसका अर्थ है एक साथ बढ़ना, क्योंकि कई कंपोनेंट्स मिलकर बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। इसी वोल्केनिक ऐश ने रोमन्स को दुनिया में सबसे मजबूत कंक्रीट सीमेंट बनाने में मदद की थी। लेकिन ये वोल्केनिक ऐश एक भयानक ट्रेजेडी से उत्पन्न हुई थी। 24 अगस्त AD 79 को सदियों की सुस्ती के बाद दक्षिणी इटली में माउंट वेसुवियस का वोल्केनो फट गया, जिससे पोम्पेई और हर्कुलेनियम के समृद्ध रोमन शहर, जो बड़े बड़े शहर थे, सब तबाह हो गए और हजारों लोग मर गए। वोल्केनिक ऐश और मिट्टी की एक मोटी परत के नीचे दबे शहरों का कभी भी पुनर्निर्माण नहीं हुआ, और इतिहास ने भी इसे बड़े पैमाने पर भुला दिया। वोल्केनिक ऐश को पोज़ोलोना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पोज़ोली नामक साइट पर बना है, जहां वेसुवियस माउंटेन था। किसी भी सभ्यता की समृद्धि और महानता का आकलन उन चीजों से किया जाता है जो वे अपने पीछे छोड़ जाते हैं। रोमन्स ने भी उन्हें याद करने के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। घुमावदार सड़कें, कोलोसियम की भव्यता, पैंथन की राजसी भव्यता रोमन सभ्यता के परमानेंट आर्किटेक्चर का प्रमाण देती है। रोमन्स ने निर्माण के लिए रेती के साथ चट्टानों को कुचलकर पोज़ोलोना का इस्तेमाल किया। रोमन एम्परर फ्लैवियन वेस्पेसियन ने फ्लैवियन एम्फी थिएटर के निर्माण का आदेश दिया, जिसमें 50,000 से अधिक लोग आ सकते थे। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को आज कोलोसियम कहते हैं। कोलोसियम भी ईंटों के संयोजन का उपयोग करके बनाया जाता है। AD सन 117 से AD 138 के मध्य में रोमन सम्राट हेड्रियन ने रोम और बर्तानिया की उत्तरी सीमा के मध्य एक विशाल दीवार का निर्माण किया था, जो वोल्केनिक ऐश से बनी थी। इतना ही नहीं, सम्राट हेड्रियन द्वारा निर्मित पैंथियन की मोटी दीवारें भी रोमन कंक्रीट या सीमेंट से ही बनी थी। विशाल रोमन गॉड्स के स्टैच्यूज का निर्माण भी इसी ऐश और कंक्रीट से मिलकर हुआ था। दुर्भाग्य से AD सन 476 में जब रोमन साम्राज्य गिर गया, तो रोमन वास्तुकला के सभी अभिलेख और विवरण खो गए, एक्सेप्ट आर्किटेक्चर पर रोमन वास्तुकार विट्रुवियस के ग्रंथ को छोड़कर। रोमन वास्तुकार विट्रुवियस ने ग्रीक और रोमन थिएटर के डिजाइन और निर्माण के लिए 3 पुस्तकें लिखी, जिसमें ओपन एयर थिएटर के लिए बैठने और मंच, ऑर्केस्ट्रा और हॉल का डिजाइन करने के बेसिक नियम दिखाई देते हैं। फिर भी विट्रुवियस की पुस्तकें 1000 साल तक पहेली बनी रही, जब तक जोवानी जोकोंडो ने इसे हल नहीं किया। जोवानी एक इटालियन वास्तुकार, आर्कियोलॉजिस्ट और शास्त्रीय विद्वान था। उसका जन्म वेरोना में AD 1433 के आसपास हुआ था। वो वेरोना में लैटिन और ग्रीक के शिक्षक थे। एक युवा पुजारी के रूप में जोवानी एक विद्वान आर्कियोलॉजिस्ट और एक शानदार ड्राफ्ट्समैन थे। करेक्ट। उन्होंने रोम का दौरा किया, इसकी प्राचीन इमारतों की रूपरेखा तैयार की, इसके महान स्मारकों की कहानी लिखी और कई विरूपित शिलालेखों को रिकॉर्ड किया और व्याख्या की और लोगों को समझाया। 16वीं शताब्दी की बात है, जर्मनी में एक राजमिस्त्री ने एक दिन मूड में आकर हल्के रंग की एक ट्रास नाम की वोल्केनिक ऐश और लाइमस्टोन का पेस्ट बनाया। राजमिस्त्री ने पाया कि यह मिश्रण ज्यादा मजबूत और वाटर रेजिस्टेंट था। इस समय तक जर्मनी के शहर एंड्रे आंच में वोल्केनिक ऐश ट्रास की खोज की जा चुकी थी, जो वेसुवियस की वोल्केनिक ऐश पोज़ोलोना से मिलती जुलती थी।
18वीं शताब्दी के मध्य में जॉन स्मिटन एक सिविल इंजीनियर को इंग्लैंड में एडिस्टोन की चट्टानों पर एक लाइट हाउस बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। यह एक पथरीला और खतरनाक समुद्री तट था, लेकिन स्मिटन कार्य के लिए तैयार था। वो कंक्रीट के लिए एक ऐसे जोड़ को लेके आया था जो पहले इस्तेमाल किए गए सभी कंपोनेंट से अधिक मजबूत था। उसने इंग्लैंड के एवर्थो शहर से लिए गए लाइमस्टोन के साथ एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि लाइमस्टोन में क्ले की मात्रा अधिक थी, जिसे अब हम नेचुरल सीमेंट के रूप में जानते हैं। एक शताब्दी के बाद लाइट हाउस का पुनः संयोजन और पुनर्निर्माण किया गया, मतलब दोबारा उसको बनाने की कोशिश की गई। कारण यह था कि जिन चट्टानों पर लाइट हाउस खड़ा था वे मिटने लगी थी, लेकिन उसकी कंक्रीट अभी भी पुख्ता थी, अभी भी मजबूत थी। इंग्लैंड में 19वीं सदी में जोसेफ एस्प्रिन नाम का एक ईंट बनाने वाला था। वो थोड़ा शातिर था और लीड्स में पक्की सड़कों से लाइमस्टोन की ईंटें चुराने के लिए उसे 2 बार पेनलाइज भी किया गया था। जोसेफ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया, जिससे परिणाम स्वरूप एक सीमेंट मिश्रण तैयार हुआ, जिसे उसने पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया। इसके बाद कहानी उसके बेटे विलियम एस्परडिन की ओर बढ़ती है। विलियम भी कुछ हद तक अपने पिता की तरह था। उसने क्लिंकर के साथ प्रयोग किया। क्लिंकर दरअसल सीमेंट उत्पादन की रीढ़ है, उसकी बैकबोन है। ये अनिवार्य रूप से चूना, पत्थर और खनिजों का मिश्रण है, जिसे भट्टी में गर्म किया जाता है और गर्मी से क्लिंकर के छोटे छोटे लम्प्स या नोड्यूल्स बन जाते हैं। विलियम ने सीमेंट फैक्ट्री से क्लिंकर एकत्र किया। एक दिन उसने क्लिंकर को तब तक कुचला जब तक वह पाउडर में नहीं बदल गया। इसके बाद उसने क्लिंकर को अन्य सीमेंट सामग्री के साथ मिला दिया। परिणाम सफल रहा। विलियम एस्परडिन ने रोमन द्वारा डिस्कवर्ड रोमन सीमेंट से दुगुने मजबूत नए प्रकार के सीमेंट का आविष्कार कर दिया। लेकिन जब विलियम को लगा कि उसके सीमेंट को बेचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार उसने वो सीमेंट तैयार किया था तो लोग घबराए हुए थे, नहीं लेना चाहते थे। उसने दावा किया कि उसका सीमेंट उसी नुस्खे से बनाया गया है जिसका उसके पिता जोसेफ एस्परडिन ने आविष्कार किया था, और ये भी पोर्टलैंड सीमेंट ही था। कहा जाता है कि उसने प्रतिस्पर्धी फर्मों से, जो उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म्स थी, अपनी पोर्टलैंड सीमेंट की रेसिपी को छुपाने के लिए, उन्हें कंफ्यूज करने के लिए विलियम ने अपनी फैक्ट्री में अलग अलग किस्म के केमिकल्स डिस्प्ले किए, जो आसानी से सबको दिख जाते थे और लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि इसकी रेसिपी आखिर है तो है क्या। यह उसके पोर्टलैंड सीमेंट की रेसिपी को गुप्त रखने के लिए एक चतुर चाल थी। यह विडंबना है कि विलियम एस्परडिन को इस तरह के एक अनोखे आविष्कार के बावजूद ठोकर खानी पड़ी, क्योंकि लोगों को उसके बिजनेस एथिक्स और उसकी इंटीग्रिटी पर हमेशा शक था। एक्सीडेंटल जीनियस विलियम एस्परडिन की 1864 में 48 इयर्स की उम्र में मृत्यु हो गई। उसका नुस्खा आज भी पोर्टलैंड सीमेंट का प्रोडक्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1880 में अर्नेस्ट रैंसम नाम के एक इंजीनियर ने लोहे की मोटी सरिया को कंक्रीट से जोड़ने की कोशिश की। उसने पाया कि वो पूरी तरह से कंक्रीट में जुड़ सके। लोहे की सलाखों को कंक्रीट के साथ इच्छानुसार आकार के अनुरूप मोड़ा भी जा सकता है। और जानते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रीइंफोर्सिंग बार, और रीबार के रूप में जाना जाता है। कहते हैं ना कि लोहे को रीइंफोर्स किया उन्होंने कंक्रीट के साथ। इस तकनीक ने मॉडर्न आर्किटेक्चर का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके बाद के इंजीनियर्स और वास्तुकारों द्वारा इसे और भी बेहतर बनाया गया। हालांकि उन्होंने पाया कि समुद्री जल के संपर्क पे आने पर लोहे की सलाखें समय के साथ जंग खा जाती है, क्योंकि कंक्रीट नष्ट हो जाता है। लेकिन रोमन कंक्रीट कहीं बेहतर साबित है, क्योंकि ये कंक्रीट वाटर रेजिस्टेंट होने के साथ साथ समुद्र जल के संपर्क पे आने पर और मजबूत हो जाता है। इसलिए ये मानना पड़ा कि प्राचीन रोमन कंक्रीट की तुलना में आधुनिक कंक्रीट अभी भी दूसरे ही स्थान पर है। करेक्ट, आई एग्री विद यू। ये बात तो सही है, रोमन कंक्रीट कहीं ज्यादा मजबूत था। उम्मीद है सीमेंट की खोज की इस कहानी ने आपको भी हमारे साथ बांधा होगा। अगली बार फिर प्रस्तुत करेंगे ऐसी ही कोई अद्भुत खोज की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। पेड़ को साइड में। तो इसकी अगली बार लाइट थोड़ा सा लाइट